मिलेगा। साथियों, क्लीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी ये हमारा फ्यूचर है। ऐसे ही प्रयासों से भारत तेजी के साथ क्लीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी का एक रिलायबल सेंटर बनेगा। साथियों, आज जब दुनिया सप्लाई चेन डिसरप्शन से जूझ रही है, ऐसे समय में लगता है कि भारत ने पिछले दशक में जो नीतियां बनाई वो देश के कितने काम आ रही है। 2014 में जब मुझे देश ने सेवा का अवसर दिया, उसके बाद से ही हमने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। हमने मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया। ग्लोबल और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स दोनों के लिए देश में अनुकूल वातावरण बनाया। भारत में मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंट और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो, इसके लिए हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बना रहे हैं। हम प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, लॉजिस्टिक पार्क्स बना रहे हैं। भारत कई सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरर्स को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का बेनिफिट भी दे रहा है। साथियों, हमने कई बड़े रिफॉर्म्स के जरिए इन्वेस्टर्स की पुरानी कठिनाइयों को भी दूर किया। इससे इन्वेस्टर्स के लिए इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना आसान हुआ है। इसके परिणाम हमारे सामने हैं। इसी दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन लगभग 500% बढ़ा है। मोबाइल फोन प्रोडक्शन 2014 की तुलना में 2700% तक बढ़ गया है। डिफेंस प्रोडक्शन में भी पिछले दशक में 200% से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। ये सक्सेस आज भारत के सभी राज्यों को, हर एक राज्य को भी मोटिवेट कर रही है। उनके बीच रिफॉर्म्स को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर एक हेल्दी कंपटीशन शुरू हुआ है, जिसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है। और मैं हर मीटिंग में, व्यक्तिगत बातचीत में और सार्वजनिक रूप से सभी राज्यों को कहता रहा हूं कि हमें प्रोएक्टिव होना होगा, हमें प्रो डेवलपमेंट पॉलिसीज बनानी होगी, हमें सिंगल विंडो क्लियरेंस पर बल देना होगा, कानूनों में रिफॉर्म्स को बल देना होगा। और ये कंपटीशन का जमाना है। जो राज्य जितनी तेजी से अपनी पॉलिसीज को नीट एंड क्लीन रखता है, इफ्स एंड बट्स के बिना रखता है, तो इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ता है। इन्वेस्टर आने के लिए हिम्मत के साथ आता है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। ऐसे में कोई राज्य पीछे नहीं रहना चाहिए। हर राज्य ने अवसर लेना चाहिए। ऐसे कॉम्पिटिशन हो गए हिंदुस्तान में आने वाले इन्वेस्टर को सोचने में तकलीफ हो कि मैं इस राज्य में जाऊं कि उस राज्य में जाऊं। इतना क्लियर कट होना चाहिए कंपटीशन। इससे देश को लाभ होने वाला है। और इसलिए मैं सभी राज्यों को
निमंत्रण देता हूं कि आइए, रिफॉर्म की स्पर्धा करें, गुड गवर्नेंस की स्पर्धा करें, प्रो डेवलपमेंट पॉलिसी की स्पर्धा करें और हम 2047 विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को तेज गति से पार करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। फ्रेंड्स, भारत यहीं पर रुकने वाला नहीं है। जिन सेक्टर्स में हमने बेहतर परफॉर्म किया है, हमें उनमें और बेहतर करना है। इसके लिए हम मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहे हैं। आने वाले समय में हमारा फोकस फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री पर होगा। सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत टेक ऑफ कर रहा है। देश में इसके 6 प्लांट्स तैयार होने वाले हैं। हमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और आगे लेकर जाना है। साथियों, भारत सरकार ऑटो इंडस्ट्री के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज से जुड़ी कठिनाइयों के प्रति भी सजग है। इस दिशा में देश के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी लॉन्च किया है। इसके तहत देश में अलग अलग जगहों पर 1200 से अधिक खोजी अभियान चलाए जाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स को तलाशा जाएगा। साथियों, अगले सप्ताह ही मैं जापान जा रहा हूं। भारत और जापान का रिश्ता केवल डिप्लोमेटिक रिलेशन से कहीं ऊपर सांस्कृतिक और भरोसे का रिश्ता है। हम एक दूसरे की प्रगति में अपनी प्रगति देखते हैं। मारुति सुजुकी के साथ हमने जो जर्नी शुरू की थी, वो अब बुलेट ट्रेन की स्पीड तक पहुंच चुकी है। भारत जापान पार्टनरशिप की औद्योगिक संभावनाओं को साकार करने की बड़ी पहल यहीं गुजरात से हुई थी। मुझे याद है, हमने 20 साल पहले जब वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू की थी, तो उसमें जापान एक प्रमुख सहयोगी था। आप विचार कीजिए, एक डेवलपिंग कंट्रीज का एक छोटा सा स्टेट, उसका इन्वेस्टमेंट समिट और जापान जैसा डेवलप कंट्री उसका पार्टनर हो, ये दिखाता है कि भारत और जापान की नींव कितनी मजबूत है। और मैं आज जब ये वाइब्रेंट गुजरात की यात्रा की याद कर रहा हूं, तब मेरे मित्र यहां बैठे हैं। वो पहले भारत में एम्बेसडर हुआ करते थे 2003 में। आज वो भी यहां मौजूद है। अब वो रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन उनका भारत प्रेम, गुजरात प्रेम वैसा का वैसा है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। गुजरात के लोगों ने भी जापान के लोगों का उतना ही आत्मीयता से ख्याल रखा। हमने इंडस्ट्री से जुड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस जापानी भाषा में प्रिंट करवा कर दिए। जब मैं गुजरात में था, हर छोटी चीज पर मैं ध्यान रखता था। इवन मेरा जो विजिटिंग कार्ड होता था ना, वो भी मैं जापानी में बनाता था। जो वीडियोज बनाते थे हम प्रमोशनल,
वो वीडियो को भी है जापानी भाषा में डबिंग करवाता था। यानी मुझे मालूम था कि मुझे इस रास्ते पर बड़ी मजबूती से आगे बढ़ना है। और मैं सभी राज्यों को कहता हूं, आसमान खुला है भैया, आप भी मेहनत करो, आओ मैदान में, बहुत फायदा होगा। मुझे याद है शुरू में जब जापान के हमारे साथी आते थे तो मैं नया नया उनकी निकटता मेरी बढ़ती चली जा रही थी, तो उनकी हर चीज को मैं समझ पाता था। मैंने देखा है कि जापानी लोगों का एक नेचर है कि उनको अपना जो कल्चरल इकोसिस्टम है वो उनकी पहली प्राथमिकता होता है। उसमें जापानी फूड चाहिए। ये जैसे गुजरात के लोग हैं ना, उनका भी ऐसा ही है। वे गुजरात में कहीं सैटरडे संडे को कहीं न कहीं रेस्टोरेंट में खाने की आदी है, तो वहां जाएंगे तो मैक्सिकन फूड मांगेंगे, इटालियन फूड मांगेंगे। लेकिन गुजरात के बाहर कहीं जाएंगे तो गुजराती फूड खोजते रहते हैं। मैंने देखा जापान के लोगों का भी ये स्वभाव है, और इसलिए मैंने यहां जापानी क्विजीन की व्यवस्था कराई। मैंने उसकी एक होटल चेन को बुलाया। मुझे पता है, बाद में मुझे बताया गया कि भाई जापान के लोग हैं, गोल्फ के बिना तो नहीं चल सकता। मैंने उसको भी प्राथमिकता दी और अपने जापानी साथियों को ध्यान में रखते हुए हमने, जो गुजरात में गोल्फ का नामो निशान नहीं था, 7-8 नए गोल्फ कोर्स डेवलप किए। देखिए, विकास करना है, इन्वेस्टमेंट लाना है, दुनिया को आकर्षित करना है, तो हर बारीकी पर देखना पड़ता है। और हमारे देश में कई राज्य हैं जो करते हैं। जो राज्य पीछे हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आप भी हर बारीकी को अवसर समझिए और विकास की नई दिशा पकड़िए। इतना ही नहीं साथियों, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे यूनिवर्सिटीज में बहुत बड़ी मात्रा में जापानी भाषा सिखाने को प्राथमिकता दी जा रही है। बहुत सारे जापानी भाषा सिखाने वाले टीचर्स आज गुजरात में भी है। कई स्कूलों में जापानी भाषा सिखाई जा रही है। साथियों, हमारे इन प्रयासों से भारत जापान के बीच पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत बढ़ रहा है। स्किल और ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ी एक दूसरे की जरूरतों को भी हम पूरा कर पा रहे हैं। मैं चाहूंगा मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां भी इस तरह के प्रयासों का हिस्सा बने और यूथ एक्सचेंज जैसे प्रयासों को बढ़ाएं। साथियों, हमें इसी तरह आने वाले समय में सभी अहम क्षेत्रों में आगे बढ़ना है। मुझे भरोसा है हमारे आज के प्रयास 2047 के विकसित भारत की इमारत को नई बुलंदी तक लेकर जाएंगे। और मुझे भरोसा है कि जापान इस लक्ष्य की प्राप्ति में हमारा भरोसामंद पार्टनर बनकर साथ चलता रहेगा। हमारी दोस्ती अटूट रहेगी। और मैं तो कभी कभी कहता था कि जहां तक जापान और भारत का रिश्ता है, ये मेड फॉर ईच अदर वाला रिश्ता है। मैं आज विशेष रूप से मारुति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अभी तो ये टीन एज की शुरुआत है, आपको पंख फैलाने हैं, नए सपने बुनने हैं आपके संकल्पों के लिए। उसकी पूर्ति के लिए हम पूरी शक्ति से आपके साथ हैं। इसी विश्वास के साथ
आत्मनिर्भर भारत के अभियान को हम सब आगे बढ़ाएं, वोकल फॉर लोकल बने, स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। इस भाव के साथ आप मेरे साथ चलिए दोस्तों। 2047 में हम ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, आपकी आने वाली अनेक पीढ़ियां आपके इस त्याग का गर्व करेगी, आपके इस योगदान का गर्व करेगी। आपकी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, आत्मनिर्भर भारत के इस मंत्र के लिए, स्वदेशी के मार्ग के लिए मैं आज मेरे देशवासियों को निमंत्रण दे रहा हूं। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। आइए हम सब चल पड़े। 2047 विकसित भारत बना के रहेंगे। दुनिया की भलाई में भारत का योगदान बढ़ाते रहेंगे। इसी भावना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2047 का सपना है, विकसित भारत को बनाना है और स्वदेशी को सब